अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज थोड़ा सा अनयूजुअल लग रहा होगा, लेकिन हमारी तरफ लाइट नहीं है, इस वजह से मुझे ऐसे ही रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो वीडियो है इसके अंदर हम वन शॉट में कवर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा चैप्टर, क्योंकि एमडी कैट के लिए बहुत कम डेज रह गए हैं और आप सबकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर जो है वो वीडियो लाएं, वन शॉट वीडियो लाएं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीटली जो है वो स्टडी करेंगे। ए टू जी हर चीज में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। इंशाल्लाह अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कोई भी अगर इसमें से एमसीक्यूज आएगा तो वो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद जितनी भी वीडियो होगी वो सारी फेस के बगैर होगी, क्योंकि हमारी तरफ लाइट नहीं है तो थोड़ा सा लाइटिंग का इशू होता है, इसलिए मैं टैबलेट की जो स्क्रीन होगी उसको रिकॉर्ड करके वहां पर डाल दूंगा। सारी पीछे एक्सप्लेनेशन होगी, आपको सारी चीजें समझ आएंगी। तो आप बेशक मेरी फेस ना हो, लेकिन आपने वीडियो जरूर देखनी है, और इस कंसेप्ट को, जितने भी कंसेप्ट आपके साथ में शेयर करूं वो सारे आपने सीखनी है, समझने हैं, ठीक है। और जो नोट्स हैं वो आपको कलरफुल नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूंगा मैं, और इसी तरह से आप मुझे अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो वहां पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम बगैर वक्त ज़ाया किए हुए इस चैप्टर को, इस वन शॉट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये टॉपिक्स पीएमसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूड हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम पढ़ेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, और हम किस तरह से रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं उसके लिए हम दो मेथड्स पढ़ेंगे, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ेंगे और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर एक कंप्लीट जो है मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करूँगा, कुछ ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा जिनकी मदद से जो है चीज़ों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो बच्चों को याद नहीं होती, लेकिन ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आपको आसानी से वो याद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, इसको वन गो के अंदर मेरे साथ देखना है ताकि आपका ये चैप्टर जो है सारा क्लियर हो जाए, और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अगर हम इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसकी बात करें तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इट इज़ द इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये क्या है हमारे पास, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, और इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इनके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह से केमिकल एनर्जी जो है वो किस तरह से चेंज होती है, किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये जो दो एनर्जीज़ हैं इनके दरमियान किस तरह से इंटर कन्वर्जन होती है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहाँ पर पढ़ते हैं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। देन अब हम दो तरह के सेल्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल सेल्स के अंदर दो तरह के सेल्स आते हैं। एक तरह के सेल्स को हम बोलते हैं गल्वानिक सेल्स, एक तरह के सेल्स को हम बोलते हैं गल्वानिक सेल्स, या दूसरा नाम इनका होता है वोल्टिक सेल। क्या होता है, वोल्टिक सेल होता है। और इसी तरह से जो दूसरी टाइप हमारे पास आती है उसको कहा जाता है, हमारे पास क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए यहाँ तक। अब ऐसा सेल जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर जाएं, यानी ऐसा सेल जिसके अंदर केमिकल एनर्जी के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करें, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, गल्वानिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गल्वानिक सेल बोलते हैं या वोल्टिक सेल बोलते हैं। और सिमिलरली ऐसा सेल जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए केमिकल रिएक्शन करें, केमिकल चेंज लाएं, उस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके इलेक्ट्रोलिसिस की जाए, इलेक्ट्रोलाइट जो है उनको आयंस के अंदर डिसोसिएट किया जाए, ऐसे सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या बताती है, ये हमें इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताती है। दूसरा हमें ये बताती है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है। तो फिजिबिलिटी जो है किसी भी रिएक्शन की, वो हमें कौन बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन हमें कौन बताता है, यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है, यही सेल्स हमें बताते हैं। इसके अंदर फिर हम बात ये करते हैं कि इस फिजिबिलिटी के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर किसी सेल का पोटेंशियल जो है, ये यहाँ पर जो मैंने ई नॉट सेल लिखा है, दिस इज़ द पोटेंशियल ऑफ द सेल, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन फिजिबल होता है। क्या होता है,
वो रिएक्शन फिजिबल होता है, मींस वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है। और अगर किसी सेल की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है, जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है, वो नेगेटिव आपके पास आ जाए तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। तो ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वो आप निकालते हैं इस तरह से। हमारे पास जो सेल पोटेंशियल होता है वो इक्वल होता है पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। यानी जब आप एनोड के कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करते हैं एनोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, तो आपके पास किसकी वैल्यू हो जाती है, आपके पास सेल का जो पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू आ जाती है। और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो देन हमारे पास रिएक्शन फिजिबल होगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तो देन हमारे पास रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। तो ये दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ गई कि ये हमें फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो तीसरी चीज़ हमें ये क्या बताती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, तीसरा हम इसके अंदर स्टडी करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। रिडॉक्स रिएक्शन हम कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है वो दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हो, एक साथ हो रहे हो, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। मींस ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक जो रिएक्टेंट होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा क्या होगा, रिड्यूस होगा। ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जाकर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लें कि हम ये कहते हैं ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उनको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। उसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी है। अगर हम यहाँ पर सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये क्या है, जीरो है, क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। इसी तरह से यहाँ पर क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, जीरो है। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट वाली साइड पर देखें तो सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और जो क्लोराइड आयन है उसके ऊपर -1 चार्ज है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो क्लोरीन जीरो से किससे जा रहा है, जीरो से -1 के अंदर जा रहा है। ये क्या कर रहा है, -1 का मुराद ये है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो दूसरे सेंस में हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन है हमारे पास, इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम जीरो से किस में जा रहा है, +1 के अंदर जा रहा है। और प्लस चार्ज कब तब आता है किसी भी एटम के ऊपर, जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है। तो यहां पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। और जब भी इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो ये रिएक्शन जो यहाँ पर आपके सामने मैंने लिखा है, जिसमें सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना रहा है, दिस इज द टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सोडियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि क्लोरीन गैस क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो क्योंकि दोनों प्रोसेसेस सिमिल्टेनियसली हो रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए छोड़ा है, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आगा खान यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट था 2022 का, उसके अंदर ये पूछा गया था। और MD कैट के अंदर भी ऐसे ही इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपने ये अच्छे तरीके से समझ लेना है और इसको मुझे आंसर करके कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ए ऑप्शन ये है कि जब HCl NaOH के साथ मिलता है तो NaCl मीन साल्ट बनता है और वाटर बनता है। बी ऑप्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और जब KClO3 जो है डिकम्पोज होता है तो ये 2 KCl बनाता है, साथ में ऑक्सीजन गैस बनाता है। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की डिकम्पोजिशन होती है तो ये क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब ये 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है, इन सब के अंदर आप देखें किस रिएक्टेंट की ऑक्सीडेशन के अंदर चेंज आ रही है और क्या चेंज आ रही है। आया इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों तरह के जो प्रोसेसेस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो देन वो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल होगी। तो आपने इसमें मुझे जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। अगर आपको ये पता होगी तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर भी आपको काम आएगा। और इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर तो सारी बातें इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के इर्द गिर्द ही घूमेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की।
ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन के बारे में हम सिंपल ये कहते हैं कि इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें ऐसा रिएक्शन जब उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अभी चार्ज नहीं करता, सिंपल मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2SO3, जब इसके अंदर ऑक्सीजन की एडिशन करें हम और ये बन जाए H2SO4, नाउ दिस इज़ द एग्जांपल कि जिसमें ये H2SO3 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्यों ऑक्सीडाइज हुआ है? क्योंकि इसने एक ऑक्सीजन को क्या किया है, इसको ऐड किया अपने अंदर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सिमिलरली जो दूसरी हम इसकी डेफिनेशन करते हैं वो ये करते हैं कि इट इज़ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मींस जब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये बात भी आपको क्लियर होगी। और एक तीसरा कंसेप्ट हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो लॉस या गेन होता है उसकी बेस पर एक कंसेप्ट हम जो है डेवलप करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए हम ये कहते हैं कि इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, इट इज़ द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, लॉस होता है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बात भी आपको क्लियर होगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ, जैसे जिंक है, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो ये +2 स्टेट के अंदर चला जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को साथ में लिखेंगे। नाउ हम ये कहेंगे कि ये जिंक जो है इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। क्यों ऑक्सीडेशन हुई है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। इसको आसानी से याद रखने का एक ट्रिक ये है कि आप ऑयल याद रखें। क्या याद रखें, ऑयल। ऑयल से क्या बनेगा, O से ऑक्सीडेशन बनेगा और L से लॉस बनेगा। मीन्स ऑक्सीडेशन के अंदर हमेशा क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका उल्टा रिवर्स करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रिडक्शन आपके पास बन जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन इज़ द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसके अंदर इंक्रीज देखने को मिलता है। जैसे आप इसी एग्जांपल में देख लें, यहाँ पर जिंक जो था ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, एलिमेंटल फॉर्म के अंदर था, लेकिन जैसे ही इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो 0 से किस में चली गई है, +2 के अंदर चली गई है। अब ये जो इंक्रीज आई है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ये भी हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, ये भी ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो रही होंगी आई थिंक। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल भी हम लिख सकते हैं। एग्जांपल यही जैसे मैंने जिंक की लिखी है, जिसमें जिंक +2 फॉर्म से किसके अंदर, सॉरी 0 से किस में जा रहा है, +2 के अंदर जा रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इसकी क्या हो रही है, दिस इज़ दी ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ रही है। इसी तरह से कोई और रिएक्शन भी हम देख सकते हैं। जैसे सिंपल हम रिएक्शन ये देख लेते हैं, जैसे हम सिंपली ये कहते हैं कि हमारे पास जो 2Cl है माइनस फॉर्म के अंदर है, और ये क्या करता है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। देखिए यहाँ पर इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ किए हैं तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, ये गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो माइनस से कहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, -0 के अंदर आ रही है। तो अब इसमें क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। माइनस से मुराद क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। प्लस के अंदर जब हम बढ़ते हैं तो इससे मुराद इंक्रीज आ रही है। तो माइनस से मुराद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, तो 0 की तरफ जा रहे हैं, मींस इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। लिहाजा दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये भी किसकी एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन की है। क्लियर हो रही है बातें। देन उसके बाद अब रिडक्शन की बात कर लेते हैं। रिडक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि इट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन की एडिशन होती है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको देता हूँ, ClO4- लिखता हूँ। अब इसके अंदर जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है HClO4 बन जाएगा। अब इसके अंदर आप देखें ClO4- जो है, इसमें क्या हमने ऐड किया है, हाइड्रोजन ऐड किया है। नाउ दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। सिमिलरली अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम रिडक्शन बोलेंगे। और इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट के मुताबिक हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के मुताबिक तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारे पास रिडक्शन होती है। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यही जिंक जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अब वो अलग बात है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है या इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। उसकी बेस पर हम फिर डिसाइड करते हैं कि कोई भी एटम या कोई भी आयन जो है वो हमारे पास रिड्यूस होगा या ऑक्सीडाइज होगा। ये अभी सिर्फ समझाने के तौर पर जो मैं है इस तरह से रिएक्शन सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। आगे चल के मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये कम ज़्यादा होगा तो क्या इससे अफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी सिंपल आप ये समझें। तो जब ये देखें, अब ये हमारे पास जिंक +2 फॉर्म के अंदर था, इसके अंदर हमने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन
करवाया, ऐड करवाया, तो ये चला जाएगा जिंक के अंदर। तो अब ये क्या हुए, यहाँ पर हमारे पास इसकी रिडक्शन हुई है। और डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर देखें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंटल फॉर्म के अंदर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है। अगेन दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। तो ये जो कुछ बातें यहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, ये आपने जहन के अंदर रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम जाते हैं। यहाँ पर देखें 2 एग्जांपल भी मैंने लिखी हैं, जिसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा जो रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ इस SO4 की बात करें तो ये -2 स्टेट के अंदर होता है, और यहाँ पर कॉपर के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जिंक क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर -2 इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर कॉपर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। अब अगर आप इस रिएक्शन के अंदर देखें तो जो हमारे पास सल्फेट आयन है, या जिंक की बात करें, जिंक क्या कर रहा है, जिंक 0 से +2 के अंदर जा रहा है। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो दूसरे सेंस में आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। और यहाँ पर अगर आप कॉपर को देखें तो कॉपर का क्या हो रहा है, ये +2 स्टेट से किस में जा रहा है, 0 के अंदर जा रहा है। तो +2 से 0 के अंदर जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रिड्यूस हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ये दूसरे सेंस में हम ये कहते हैं कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, लिहाजा इट इज़ द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। तो ये क्लियर होगी आपको बात। नेक्स्ट अगर हम नीचे वाली एग्जांपल के अंदर देखें तो इस एग्जांपल को यहाँ पर मैं साइड पर करके लिखता हूँ, देन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो Ag है, इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, नाइट्रेट के ऊपर NO3 के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर सोडियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें प्रोडक्ट वाली साइड तो यहाँ पर इसके ऊपर +1 स्टेट, इसके ऊपर -1 +1 -1। अगर इस रिएक्शन के अंदर देखें आप तो Ag +1 से +1 के अंदर ही रह रहा है, NO3 -1 से -1 के अंदर ही रह रहा है, इस तरह से सोडियम +1 से +1 के अंदर ही रह रहा है, और क्लोराइड भी -1 से -1 के अंदर ही रह रहा है। सो ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज ना हो, जस्ट रिप्लेसमेंट ऑफ आयन हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज़ द टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो नाइट्रेट आयन है इसको कौन रिप्लेस कर रहा है, यहाँ पर क्लोराइड आयन रिप्लेस कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, कहीं भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रही। तो ये चीज़ जो है आपने यहाँ तक जो है वो क्लियर रखनी है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो रिएक्शन 2 यहाँ पर मैंने आपके पास लिखे हैं, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा रिएक्शन जो है वो, यानी इसमें कौन सा रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिंपल सी बात है, एजेंट क्या होता है, जो दूसरों का काम करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुराद ये है कि जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे। दूसरों को क्या करे, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ऐसे एजेंट को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा, खुद ये रिड्यूस होगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ऐसा एजेंट जो कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिवर्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है जो काम इसके यानी वर्डिंग के अंदर लिखा है ये दूसरों के साथ करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद जो इसका नाम है वो दूसरों के साथ ये बिहेव करेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद ये दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और ख़ुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इटसेल्फ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऐसो को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है। अब इसी रिएक्शन के ऊपर जो मैंने ऊपर आपका रिएक्शन लिखा था, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर आप मुझे बताएं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो कॉपर सल्फेट है, इसमें ये जो कॉपर है ये क्या हो रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है। इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये दूसरों को क्या करेगा, साथ वाले को क्या करेगा,
ऑक्सीडाइज करेगा, लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, इस कॉपर सल्फेट को यहाँ पर बोलेंगे दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि ये इस जिंक को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली इस जिंक की बात करें, जिंक खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरे साथ वाले कॉपर सल्फेट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। आई होप अब कोई भी रिएक्शन आपको गिवन हो उसके अंदर आप जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। क्लियर होगी बात? अगर समझ नहीं आई दोबारा सी वीडियो को देख लें, ठीक है। अब कुछ जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनके यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूँ। ये आप लोग पढ़ते हैं सेकंड ईयर का जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है SNP ब्लॉक एलिमेंट्स और इस तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वहाँ पर इनके बारे में आप बात करते हैं और यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आप इनके बारे में बात करते हैं। तो इनके नाम में लिख देता हूँ, ये आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ KMNO4, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखता हूँ K2CR2O7, दिस इज आल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखता हूँ नाइट्रिक एसिड, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों जो हैं ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। सिमिलरली हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इनकी एग्जांपल के अंदर हमारे पास कौन कौन से आते हैं। इनकी एग्जांपल के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ आयरन सल्फेट आता है। क्या आता है? आयरन सल्फेट आता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक और एग्जांपल आपके पास आती है जिसको हम मोर सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट जो है इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारे पास अमोनियम सल्फेट होता है, ठीक है, अमोनियम सल्फेट होता है। यहाँ पर इसको मैं करेक्ट करके लिख देता हूँ। ये क्या होता है हमारे पास, अमोनियम सल्फेट होता है और साथ में हमारे पास क्या होता है, साथ में हमारे पास आयरन सल्फेट इसके साथ अटैच होता है और साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर आपके पास ये कम्प्लेक्स लिखा है दिस इज़ नोन एज मोर सॉल्ट। इसको मोर सॉल्ट कहते हैं और ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट से मुराद दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर जो है वो क्लियर रखनी है। नेक्स्ट चीज़, अब हम उसी को चीज़ को डिटेल के अंदर देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को। तो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का एक मैंने टेबल यहाँ पर आपके लिए बनाकर रखा है, इसको आपने देखना है, यहाँ पर समझना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हम ये कहते हैं ऐसा सब्सटेंस जो खुद दो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए, ऐसों को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि आपने यहाँ पर मुझे बताना है। ये अक्सर जो है MD कैट के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिक्रीज और इंक्रीज इन द रिएक्शन। अब थोड़ा सा आपने दिमाग लड़ाना है और इस चीज़ के बारे में मुझे बताना है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होने से मुराद क्या है कि उसने क्या किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। क्या किया है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाता है तो वो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कम होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस होगी। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट रिड्यूस होगी तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, डिक्रीज वाला। क्लियर हो रही बात? मैंने क्या कहा कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसको हम OA से रिप्रेजेंट करते हैं, ये खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। इट्सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो अब खुद इट्सेल्फ रिड्यूस होने से मुराद ये इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से मुराद क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई है, कम हुई है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ जिंक +2। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करेगा, इसकी रिडक्शन होगी तो ये जिंक 0 के अंदर चला जाएगा। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आप देख रहे हैं +2 से 0 पर जा रहा है, कम हो रही है। और जब कम हो रही है तो हमारा आंसर क्या होगा, डिक्रीज वाला। क्लियर है की बात? और इसी का इन्वर्स करें तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी रिड्यूसिंग एजेंट की, उसमें आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हो रही है बातें? आई थिंक आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी क्योंकि टेबल की फॉर्म के अंदर सारी क्लियर कट मैंने बातें लिखी हुई हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने की। देन उसके बाद हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अभी मैंने बात की, और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। और नेक्स्ट वही क्वेश्चन जो ऊपर मैंने पूछा वही नीचे उसका आंसर भी लिखा है कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है
ये दूसरे जो एटम्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ करते हैं और ख़ुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। और सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को तो इंक्रीज़ करते हैं लेकिन दूसरों को क्या करते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर मैंने बात लिखी है कि एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इन अ कंपाउंड कैन फंक्शन एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके एग्जांपल में नाइट्रिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है और इस तरह से पोटेशियम जो मैग्नेट है, पर मैग्नेट, वो आता है KMnO4। तो ये चीज़ें आपने इसके एग्जांपल के तौर पर याद रखनी है। और वो कंपाउंड, वो एलिमेंट जो अपनी लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर मौजूद हो किसी कंपाउंड के अंदर, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। इसकी एग्जांपल में टिन क्लोराइड आता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आता है, आयरन सल्फाइड आता है, इस तरह से Na2S2O3 आता है। ठीक है, ये सारी एग्जांपल है किसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की। क्लियर हो रही है बातें। देन उसके बाद हम बात ये करते हैं कि जो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर रखते हुए किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। मींस कोई ऐसा कंपाउंड है आपके पास और उसके अंदर जो एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हाई है और वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एतबार से भी उसकी ज़्यादा है, तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं KClO4। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। सिमिलरली KClO3, दिस इज द आल्सो द एग्जांपल ऑफ क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली वो एलिमेंट्स जो कि किसी कंपाउंड के अंदर लोएस्ट क्या रखते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हो और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे एग्जांपल है आयोडीन, ब्रोमीन, इस तरह से N3-, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी टेबल के अंदर आएगा, इससे बाहर एक चीज़ भी नहीं आएगी, ये आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो तो आपने किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट इज़ द अपैरेंट चार्ज ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो अपैरेंट चार्ज हमें दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, या उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। दोनों नाम आपके जहन के अंदर होने चाहिए। अब अपैरेंट चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और अपैरेंट चार्ज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और इसी बेस पर आप कहते हैं कि अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम कैटाइन कह देते हैं और किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको हम एनाइन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एनाइन कह देते हैं। और एक चीज़ और हम इससे डिटरमाइन करते हैं कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो कैटाइन की फॉर्मेशन करता है, और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनाइन की फॉर्मेशन कर देता है। तो ये बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट्स हैं, ये आपको ऐसे भी पता होंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो बिल्कुल जर्नल सी चीज़ है वो आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट उसके बाद कुछ रूल्स हैं जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये भी अगेन टेबल की फॉर्म के अंदर इसलिए लिखे हैं ताकि आपको ये सारे रूल्स जो हैं वो आसानी से लर्न हो जाएं, याद हो जाएं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो है हम किस तरह से अलॉट करते हैं किसी भी एलिमेंट को कंपाउंड के अंदर या एलिमेंटल फॉर्म के अंदर, उसके रूल्स चंद जो है यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये आपके जहन के अंदर होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। पहला रूल यह है कि अगर कोई भी एटम या एलिमेंट एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, फ्री स्टेट के अंदर है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ये आपने अपने जो है लिखने लेना है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है। जैसे यहाँ पर सोडियम की बात करें, पोटेशियम की बात करें, क्लोरीन की बात करें, और कोई मैं एलिमेंट उठा के लिख दूँ पीरियोडिक टेबल का अकेला फ्री स्टेट के अंदर, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ज़ीरो होगी। इन सारों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़ीरो है। देन उसके बाद हम मोनोटॉमिक गैस आयंस की बात करते हैं। ऐसे आयंस जिनके ऊपर सिंगल चार्ज हो उनको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक आयंस बोलते हैं। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इनके आयन के चार्ज की इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर अगर आप देखें Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव से मुराद क्या है कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। सिमिलरली यहाँ पर Na पॉजिटिव, ये भी एक आयन है, मोनोटॉमिक आयन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1 है। सिमिलरली यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयोडीन आयन, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वही है जो कि इसके ऊपर चार्ज है, तो ये इसका -1 है।
समझ आ रही है? तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर क्लियर रखनी है। देन उसके बाद हम ग्रुप नंबर की बात करें, जैसे ग्रुप नंबर 1 की बात करें, ग्रुप नंबर 2 की बात करें, तो इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, तमाम एलिमेंट्स, वो जो ग्रुप होता है उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे ग्रुप 1 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करते हैं, ग्रुप 2 वाले ऑक्सीडेशन +2 शो करते हैं। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में आप ये कहते हैं कि दीज आर द ग्रुप विच बिलोंग टू द S ब्लॉक एलिमेंट्स एंड दीज S ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज मेटल्स। इनको हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। और इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, मींस ये इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं अपने वैलेंस शेल से, इसलिए उनके ऊपर +1 और +2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आती है। +1 जो है ग्रुप 1 वालों के ऊपर आती है, फर्स्ट ए ग्रुप वालों को, जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, और +2 जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर आ जाती है। तो ये आप एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl की बात करें तो इसमें Na क्या है? ये ग्रुप 1 से ताल्लुक है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगी और साथ वाले क्लोराइड के ऊपर -1 होगी। सिमिलरली यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम जो है सेकंड ग्रुप से ताल्लुक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और कार्बोनेट की -2 होगी, तभी ये बैलेंस आउट होगा और ये कंपाउंड बनेगा। समझ आ रही है? देन हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन के हवाले से आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन की जो है वो ऑक्सीडेशन दो तरह की ये शो करता है। मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हाइड्रोजन की वो +1 होती है। क्या होती है? +1। लेकिन जब ये मेटल्स के साथ, हाइड्राइड्स के साथ अटैच होते हैं, मेटल हाइड्राइड्स की अगर हम बात करें, मींस जब हाइड्रोजन मेटल के साथ मिलता है तो उसको हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। उस केस के अंदर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 होती है। इसकी एग्जांपल क्या है? LiH। LiH में आप देखें तो Li जो लिथियम है ये क्या है? हमारे पास मेटल है और ये मेटल हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड है। इसमें अब इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक है। और जो हाइड्रोजन है इस केस के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है। इसके अलावा कहीं भी आपको मिलेगा हाइड्रोजन किसी और एटम के साथ, अगर मेटल्स के अलावा हम बात करें तो उसके अंदर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +1 होगी। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं HCl। HCl में यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और क्लोरीन की -1 है। तो ये रूल भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। देन उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो हमारे पास -2 करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर, लेकिन पर ऑक्साइड्स के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 होती है। ठीक है। और पर ऑक्साइड की एग्जांपल क्या है? यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, सोडियम पर ऑक्साइड है, बैरियम पर ऑक्साइड है। इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर अगर आप ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो वो माइनस आएगी। देखें कैसे? दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दो के ऊपर क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। और यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? दो हैं, तो एक के ऊपर अगर -1 होगी तो दो के ऊपर क्या होगी? -2 होगी। तो लिहाजा हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सिमिलरली बैरियम ऑक्साइड की बात करें, बैरियम पर ऑक्साइड की बात करें, इसमें बैरियम के ऊपर ये सेकंड ग्रुप से ताल्लुक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। और ऑक्सीजन के ऊपर अगर -1 होगा तो तब दो के ऊपर क्या होगा? -2 चार्ज आएगा। लिहाजा यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है। तो ये भी हमारे पास किसकी एग्जांपल आती है? पर ऑक्साइड की एग्जांपल आती है। सिमिलरली हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात करें, जब भी ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2 होगी। ये चीज़ें जो हैं पर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स क्या होते हैं और ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं, इनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके आया हूँ। जो हमने फर्स्ट जो चैप्टर है सेकेंड ईयर का S&P ब्लॉक, वहाँ पर डिटेल के अंदर बातें की थी। ठीक है। तो इसमें एग्जांपल क्या आ रही है? वाटर की आ रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की आ रही है, जिंक ऑक्साइड की आ रही है। इन सब के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो क्या है? -2 है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम सुपर ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो उसके अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी? -1/2 होगी। इसकी एग्जांपल आती है रुबीडियम पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इस तरह से पोटेशियम पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। अब इसको यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। रुबीडियम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो रुबीडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, तो -1/2 अगर एक का ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वैल्यू तो देन दोनों की क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, तब ये बैलेंस आउट होगा। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होगी उनको हम क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड्स बोलेंगे। क्लियर होगी बात? और हम देन ये भी बात कहते हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं सब ऑक्साइड्स जिनको हम कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ठीक है। और उसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी है C3O2, B6O, OF2। इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन की वो क्या है? +2 है। इसमें अगर आप निकाल के भी चेक कर लें तो F आयरन आपको पता है
सॉरी एफ जो फ्लोरीन है इसको आपके बारे में पता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, तो 2 के ऊपर क्या होगी -2 होगी, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2 होगी। क्लियर होगी बात। इनको हम सब ऑक्साइड्स बोलते हैं, ठीक है। और यही जब अकेला जो है वो ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिलेगा, ठीक है, उस केस के अंदर इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। उसकी एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखी है O2F2। O2F2 में अगर आप देखें एक F की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, 2 की क्या होगी -2 होगी, तो एक ऑक्सीजन की -1 होगी तभी -2 होगी दोनों की, सॉरी एक की +1 होगी तो तभी दोनों की +2 होगी, तो ये कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ये जितनी भी बातें इस स्लाइड के ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यही एमडी कैट के अंदर पूछे जाती हैं। ये कुछ आपको रूल पता होंगे, आसान से रूल हैं, ये आप बचपन की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अगर ये आपको क्लियर होंगे तो कोई भी चीज़ आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट जो 3 रूल्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। हैलोजेंस के केस के अंदर हम ये कहते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1 होती है। ये आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जब भी हैलोजेंस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे या कहीं भी और पाए जाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी, फिक्स होगी। ये बात भी आपको क्लियर होगी। न्यूट्रल कंपाउंड्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड के अंदर जो सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है उनके अंदर मौजूद एटम्स की वो क्या होती है, 0 होती है। जैसे यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट में ओवरऑल जो चार्ज होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कंपाउंड की, वो क्या होगी, 0 होगी। कैसे, देखें यहाँ पर कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड बोलते हैं। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। सिमिलरली कोई और एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे HCl की लेता हूँ, यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज है, ओवरऑल ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो ये न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 हो जाएगी। तो ये रूल भी आपके ज़हन के अंदर होना चाहिए। और अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, ऐसे कंपाउंड जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, प्लस या नेगेटिव चार्ज हो, ऐसे कंपाउंड्स के केस के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम होगा उनके एटम्स का, वो किसकी, वो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है, आप पढ़ भी सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ एटम इन एन आयनिक कंपाउंड इज द चार्ज ऑन द पॉलीएटॉमिक आयन। उस पॉलीएटॉमिक आयन के ऊपर चार्ज क्या है उसके इक्वल हम लेकर सॉल्व करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं H2PO4 नेगेटिव की, दिस इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्यों आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है -1। अब इसमें अगर हम इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, देखें, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है तो 2 के ऊपर +2 चार्ज हो जाएगा, +x हम निकालना चाहते हैं किसकी, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मैं x लिख दूंगा, प्लस इनटू -2 एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी, तो -8 डायरेक्ट में लिख देता हूँ, और इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके, चार्ज ऑन दी कंपाउंड। तो चार्ज क्या है कंपाउंड के ऊपर, -1 है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और -8 + 2 हमारे पास किसकी इक्वल होता है, -6 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, और हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी फास्फोरस की +5, और यही यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है। सो इस तरह से आप किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर होगी बात, ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ एमडी कैट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने मैं रखता हूँ 1 बाय 1, उनको हम सॉल्व करते हैं ताकि आपकी जो ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर, इस कंसेप्ट के ऊपर, वो अच्छी हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत ना हो। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मैं NaH लिख रहा हूँ, इसी तरह से मैं मैग्नीशियम हाइड्राइड लिखता हूँ। इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर आपने हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आपको सिंपल मैंने रूल बताया है कि जब भी हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ आएगा तो उस वक्त उस हाइड्राइड के अंदर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो माइनस के अंदर होगी। यहाँ पर ये +1 होती है सोडियम, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक है तो इसके ऊपर क्या होगी, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसके अंदर ये सेकंड ग्रुप से ताल्लुक है, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो एक हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर जो हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी बात। एक दूसरा एमडी कैट का क्वेश्चन जो आया था 2023 के अंदर, उसको यहाँ पर मैं लिखता हूँ। वो क्वेश्चन इस तरह से था कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन क्या है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने रूल से उठाकर ये क्वेश्चन दिया था। उसमें क्वेश्चन जो ऑप्शन थे वो -1 था, +1 था,
-2 था और 0 था। तो आपको सिंपल अभी मैंने रूल बताया कि हैलोजेंस जो हैं उनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। जैसे हम फ्लोरीन की बात करते हैं -1 के अंदर होगा, ब्रोमीन की बात करते हैं -1 के अंदर होगा, क्लोरीन -1, इस तरह से आयोडीन -1 के अंदर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं HF, इसमें -1 है, इसमें इसकी +1 है। इस तरह से मैं लिखता हूँ HBr, इसमें ब्रोमीन की अगेन -1 है, इसकी +1 है। इस तरह से मैं HCl लिखता हूँ -1 +1। तो ये आप देख रहे हैं जितने भी कंपाउंड्स जिसमें हैलोजन आ रहा है उसके अंदर हैलोजन की मोस्टली जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है वो -1 होती है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि आप जो है वो K2Cr2O7 जो कि हमारे पास क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें आप जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करो। अब इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने आपको तरीका बताया। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसको X से रिप्रेजेंट कर दो। पोटेशियम आपको पता है फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक है, इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, तो 2 के ऊपर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। प्लस 2 क्रोमियम है 2 लिख दूंगा और इंटू X लिख दूंगा क्योंकि इसकी हमने फाइंड आउट करनी है। प्लस हमारे पास एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है होती है, तो 2 के अंदर कितनी हो जाएगी, यानी 7 के ऊपर कितनी हो जाएगी -14 हो जाएगी। और इक्वल टू 0 लिखेंगे क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज प्लस या माइनस नहीं लिखा, लिहाजा ये 0 हो जाएगा। क्लियर है, इसको 0 के इक्वल ले लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो यहाँ पर आप प्लस माइनस देखेंगे तो माइनस हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। अब ये -14 + 2 जो है ये किसकी इक्वल होगा, 2x माइनस किसकी इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल टू 0। और x इक्वल टू 12 दूसरी तरफ जाकर 12 हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, माइनस से उधर जाएगा। और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये जब डिवाइड होगा तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कट के आ जाएगी क्रोमियम की +6 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये सिंपल सा एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड की क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट उसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन एमडी कैट के अंदर ईटा के अंदर आई थिंक आया था, जिसमें सोडियम और इस तरह से आपको यानी Na2C7 दिया होता। इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी किसकी, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें यहाँ पर जो हमारे पास ये आई थिंक ये C2 है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें एक जो हमारे पास सोडियम होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इसकी +1 होती है। तो 2 की कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। प्लस 2 कार्बन है इंटू X, क्योंकि हम इसकी फाइंड आउट करने हैं, आगे इक्वल टू 0 लिख देंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर ये 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, सॉरी -2 आ जाएगा। और x इक्वल टू हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो 2 से कटेगा तो हमारे पास x इक्वल टू -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी किसकी, कार्बन की। मीन यहाँ पर कार्बन की -1 स्टेट है और 2 की क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। और यहाँ पर जो सोडियम है इनके दोनों के ऊपर +2 होगी, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी कंपाउंड की निकाल लेनी है अगर आपको पूछी जाए। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कोई आयन गिवन हो, जैसे आपको सल्फेट आयन दे दिया जाए और इसमें जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपसे पूछी जाए, तो देन आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X से लिखते हैं, रिप्रेजेंट कर दें, प्लस करें और इनटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो 4 की कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगी। -8 लिखती है इक्वल टू क्या आएगा, -2, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। क्लियर होगी बात। X इक्वल टू प्लस माइनस हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और x इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, +6 की इक्वल आ जाएगा। मीन्स इस सल्फेट आयन के अंदर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गिवन हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं ये अब आपको भूलेंगी नहीं, ये आपको अच्छे तरीके से याद होंगी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अब हम देख देते हैं दो तरह के सेल्स जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उनकी बात करते हैं। एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, गैल्वानिक सेल बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें मैंने आपको बताया, इसमें इसके नाम से जाहिर हो रहा है, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो मींस इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है, उसको यूज़ करके केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर होगी बात। और अगर इसी के रिस्पेक्ट में हम गैल्वानिक सेल की बात करें, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, वोल्टिक सेल होता है। क्या नाम होता है, वोल्टिक सेल। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इसमें केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए
क्या बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्मेशन की जाती है। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, गैल्वानिक सेल बोलते हैं या वोल्टिक सेल बोलते हैं। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। उसके बाद हम इन दोनों तरह के सेल्स के अंदर एनोड और कैथोड के ऊपर साइन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस केस के अंदर जो हमारे पास जो एनोड होता है वो कौन सा चार्ज रखता है, वो पॉजिटिव चार्ज रखता है। कैसा चार्ज रखता है, पॉजिटिव, मीन ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से साथ अटैच होता है। और जो कैथोड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच होता है, लिहाजा इसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, माइनस आता है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी चार्जेस के हवाले से। और इसी को अगर आप रिवर्स कर दें तो वो गैल्वानिक सेल के लिए बन जाएगा। ये नोटेशन जो है आपने भूलनी नहीं है। गैल्वानिक सेल के अंदर एनोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ होता है और कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं होती। क्लियर होगी बातें। ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट जो है वो ज़हन के अंदर रखनी है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम ये कहते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें ये खुद ब खुद नहीं होता है। इसके लिए क्या चाहिए होती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। तो ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, उनको एक एक्सटर्नल वर्क की ज़रूरत हो, एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत हो, ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम ये कहते हैं कि दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इनके अंदर अक्कर होते हैं। क्लियर होगी बात। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम गैल्वानिक सेल की बात करें तो इट इज़ द टाइप ऑफ सिमल्टेनियस रिएक्शन। इसमें सिमल्टेनियसली जो है खुद ब खुद जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो सोल्यूशन के अंदर होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ यहाँ पर आनी चाहिए। एक और जो डिफरेंशिएशन हम करते हैं वो ये करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है इसके अंदर कोई भी साल्ट ब्रिज को यूज़ नहीं किया जाता। कोई भी साल्ट ब्रिज आपको देखने को नहीं मिला। साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये एक कनेक्शन होता है। ये क्या होता है, एक कनेक्शन के लिए ग्लास ट्यूब होती है बिटवीन द टू हाफ सेल्स, जो क्या करती है, दो हाफ सेल्स को इलेक्ट्रिकली आपस में कंबाइन करती है, उसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास एक ही जो है वो यानी सेल होता है, एक ही हमारे पास बीकर या एक ही चैम्बर होता है, लिहाजा उसमें किसी भी किस्म की साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती। जबकि गैल्वानिक सेल के अंदर क्योंकि ये कंसिस्ट ऑफ होता है टू हाफ सेल के ऊपर, लिहाजा उन दो हाफ सेल्स को आपस में कंबाइन करने के लिए, इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने के लिए साल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। अब साल्ट ब्रिज क्या है उसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। साल्ट ब्रिज जो है ये हमारे पास इस तरह से यू शेप की क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है। क्या होती है, यू शेप की ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर जेल लाइक जो है सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सॉल्यूशन प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर KCl प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ और भी आपके पास जो है वो ऐसे कॉमन जो हैं वो साल्ट ब्रिज के अंदर यूज़ होने वाले इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये हमारे पास जेल लाइक होता है सोल्यूशन। ये क्या करता है साल्ट ब्रिज, ये तीन तरह के काम करता है। क्या करता है, ये तीन तरह के काम करता है। पहला काम साल्ट ब्रिज ये करता है कि ये जो दो सोल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ये क्या होता है, पहला क्या करता है, ये दो जो सॉल्यूशंस होते हैं दो हाफ सेल्स के अंदर, उनको ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। आगे जब हम गैल्वानिक सेल की डिटेल के अंदर बात करेंगे तो ये आपको सारा मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ मैं बेसिक आपको चीज़ बता रहा हूँ। दूसरा ये करता है कि ये दो जो हाफ सेल्स होते हैं उनको मिक्सिंग से बताता है, उनकी मिक्सिंग नहीं होने देता। ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो दो पोर्शन होते हैं उनको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखता है, उनको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है उनके दरमियान क्या करता है, कायम करता है। तो ये तीनों काम किसके होते हैं, साल्ट ब्रिज की। इसकी एक एग्जांपल KCl आती है, इसके अलावा इसकी एग्जांपल में K2SO4 आता है, पोटेशियम सल्फेट। इस तरह से सोडियम सल्फेट, इसको भी यूज़ किया जाता है एज आ सोल्यूशन, एज आ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि यहाँ इस साल्ट ब्रिज के अंदर यूज़ किया जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगेन नेक्स्ट बात करें तो ये सिंगल हाफ सेल पर कंसिस्ट ऑफ होता है, अभी मैंने आपको बताया। जबकि गैल्वानिक सेल के अंदर दो हाफ सेल्स होते हैं, एक हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड होता है, दूसरे हाफ सेल के अंदर दूसरा इलेक्ट्रोड होता है। और ये दोनों जो सोल्यूशंस, दोनों जो हमारे पास हाफ सेल्स होते हैं, ये ऐसे यू शेप ग्लास ट्यूब के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्लियर होगी बात। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होता है, ये क्या होता है, इनट इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जाता है। ऐसा इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है जो कि रिएक्शन नहीं करता, जो रिएक्टिव नहीं होता। इसकी एग्जांपल में हम क्या लेते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं इलेक्ट्रोड के तौर पर, या तो प्लैटिनम को लेते हैं। ये प्लैटिनम या ग्रेफाइट का जो इलेक्ट्रोड होता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर यूज़ किए जाते हैं। अगर हम गल्वानिक सेल की बात करें तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और इनके अंदर जो एग्जांपल आती है वो हमारे पास किसकी आती है, जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ की जाते हैं या कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं जो कि इस गल्वानिक सेल के अंदर यूज़ किए जाते हैं, जो कि रिएक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझनी है। अब हम सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, इसके अंदर से किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी हम बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने आपको बताया ऐसा सेल जिसमें क्या होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए क्या किया जाएगा, केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी की फॉर्मेशन की जाएगी। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ दो टर्म्स ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस और एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हुए उसको आयंस के अंदर डिसोसिएट किया जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मीन्स इसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके रिएक्शन को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को रिएक्शन को प्रोसीड किया जाता है, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और इसी के हवाले से एक मैंने क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा है जो कि अक्सर एमडी कैट के अंदर पूछा जाता है, दैट इज़ के हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कैटाइंस और एनाइंस लिबरेट होते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। मीन जो सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो आयंस के अंदर, कैटाइंस और एनाइंस के अंदर डिसोसिएट हो जाता है। ऐसे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और आप लोग बताएं इस क्वेश्चन के अंदर कि जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से जो आयंस बन रहे हैं, कैटाइन और एनाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या ये जो है ये हाइड्रेटेड हो रहे हैं, क्या ये चार्ज हो रहे हैं, क्या ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्या ये हाइड्रोलाइज हो रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्ज से मुराद ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोलाइट को दी जाती है तो इसके अंदर जो मौजूद आयंस होते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव कैटाइंस और नेगेटिव एनाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है। इस प्रोसेस को हम डिस्चार्ज बोलते हैं, डिस्चार्जेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या आयंस बोलते हैं। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम ये कहते हैं कि ये ऐसा साल्ट होता है, ऐसा सोल्यूशन होता है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मोल्टन फॉर्म के अंदर या सोल्यूशन फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो ये डेफिनेशन आपके जहन के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसे सब्सटेंसेस जो मोल्टन फॉर्म और सोल्यूशन फॉर्म के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने की एबिलिटी रखते हों, ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ होते हैं पॉजिटिव कैटाइंस एंड एनाइंस के ऊपर। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, एक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, दूसरा गेन करता है, उस तरह से आयंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट की हम देन डिवीजन करते हैं इनटू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी कंप्लीट क्या होती है, आयनाइजेशन होती है। कंप्लीट क्या होती है, कंप्लीटली जो आयनाइज हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए इनटू आयंस। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूँ के आई को जब आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये मोल्टन फॉर्म के अंदर, सोल्यूशन फॉर्म के अंदर के पॉजिटिव बना देगा, साथ में आई नेगेटिव कंप्लीटली बना देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि पार्शली जो हैं वो क्या करें, पार्शली आयनाइज हों सोल्यूशन के अंदर ड्यू टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसों को हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होते हैं, पार्शली आयनाइज्ड होते हैं, कुछ हद तक क्या होते हैं, आयनाइज होते हैं, कुछ हद तक आयंस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी एग्जांपल के अंदर आपके पास आता है एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड जो है इट इज़ द एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि ये जो है पार्शली क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के ऊपर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सिंगल सेल पर कंसिस्ट ऑफ होता है। ये आप यहाँ पर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, इसको मैंने सिंगल सेल के ऊपर बनाया है, एक ही कंटेनर के अंदर बनाया है। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड है, ये दो आपके पास क्या नज़र आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या हैं, इलेक्ट्रोड्स। अब आपको इलेक्ट्रोड्स के बारे में तो पता ही होगा, आप लोग इतने तो आप जानते ही होंगे। इलेक्ट्रोड्स हमारे पास मेटल की स्ट्रिप्स होती हैं, मेटल के रॉड्स होते हैं, जिनके ऊपर क्या होती है, या तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या तो गेन करते हैं। वो मेटल से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ इस इलेक्ट्रोड की बात करें, अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एनोड बोलेंगे। पीछे मैंने आपको नोटेशन बताई थी। और ये वाला इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। क्लियर हो रही बातें। तो आपके पास डिवीजन आ गई कि इलेक्ट्रोड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम कैथोड बोलते हैं और एक को हम एनोड बोलते हैं। और इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। और एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर इनको डिप करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जो कि आयंस के ऊपर कंसिस्ट ऑफ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम NaCl को यूज़ कर रहे हैं तो ये NaCl यहाँ पर डिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, मीन्स यहाँ पर इस सोल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस मौजूद होंगे। ठीक है। और एक और चीज़ लास्ट में आपको यहाँ पर इसके हवाले से बता दूँ, देन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाकर फर्दर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो हमारे पास एनोड है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने ये ध्यान में रखनी है। इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन हमेशा जो है वो कहाँ पर होगी, एनोड के ऊपर होगी। चाहे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हो, चाहे आप गल्वानिक सेल की, वोल्टिक सेल की बात कर रहे हो, हमेशा जो ऑक्सीडेशन होगी वो कहाँ पर होगी, एनोड के ऊपर होगी। मीन्स जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर होगा, वो हमारे पास एनोड पर होगा। क्योंकि हम ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, इट इज़ दी एक्चुअली दी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कोई भी मेटल, कोई भी आयन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो कहाँ पर जाकर करेगा, एनोड के ऊपर जाकर करेगा। क्लियर होगी बातें। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। नेक्स्ट इसी चीज़ को हम फर्दर लेके चलते हैं। मैं वही जो डायग्राम है उसको यहाँ पर दोबारा से पेस्ट करता हूँ और देन जो हम चीज़ें हैं उनको आगे फर्दर लेके चलते हैं। तो देखें यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करता हूँ, पहले इसको मैं लेबल कर लेता हूँ। ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, एनोड है। मैं इसलिए जल्दी से लिख रहा हूँ, थोड़ी रफ राइटिंग भी आपको नज़र आ रही हो ताकि आपका कम से कम टाइम यूज़ हो और मैक्सिमम चीज़ें हम रिवाइज़ कर पाएँ, क्योंकि टाइम आप लोगों के पास कम है, लिहाजा इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर हमने क्या लिया है, NaCl को लिया है। अब NaCl जो है ये हमारे पास प्लस, यानी ये जब डिसोसिएट यानी इस सोल्यूशन फॉर्म के अंदर होगा तो ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर रहेगा, यानी Na पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर और प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म के अंदर। अब इस इलेक्ट्रोलाइट की हम दो तरह से बातें कर सकते हैं। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ करने लगा हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो पूछी जाती हैं। इलेक्ट्रोलाइट या तो मोल्टन फॉर्म के अंदर होता है, यानी दो तरह से इलेक्ट्रोलाइट को हम ले सकते हैं, मोल्टन फॉर्म के अंदर या जिसको हम फ्यूज्ड फॉर्म कहते हैं, और दूसरा या तो ये एक्वस फॉर्म के अंदर होगा, मींस वाटर के साथ प्रेजेंट होगा। तो अगर ये जो NaCl का सोल्यूशन है या किसी और इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है, अगर ये फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर हो, मींस मोल्टन फॉर्म के अंदर हो, देन कौन से रिएक्शंस होंगे और हमें क्या चीज़ मिलेगी, ये आपने ध्यान में रखना है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एट एनोड कि एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होगा। तो मैंने अभी पिछली स्लाइड पर आपको बताया एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, ऑक्सीडेशन इस तरह से होगी तो कि हमारे पास जो यानी Cl नेगेटिव है, ये जो Cl के आयंस इस सोल्यूशन के अंदर मौजूद हैं, ये दो Cl के आयंस ये क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो ये क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर देंगे। और ये क्लोरीन कहाँ पर आपको मिल रही है, एनोड के ऊपर मिल रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और इसी तरह से हम कैथोड के ऊपर बात करें तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होती है। क्या होती है, रिडक्शन होती है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, रिडक्शन के केस के अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की गेनिंग होगी। तो यहाँ पर दो जो सोडियम होंगे वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके एलिमेंटल फॉर्म के अंदर सोडियम मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास क्या है, मेटल है। तो यहाँ पर जो दो क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे इस तरह से पूछता है कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट डैश, तो आपका आंसर क्या होगा, एनोड, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो हमारे पास गल्वानिक सेल हो। दूसरा क्वेश्चन वो इस तरह से पूछता है कि अगर किसी फ्यूज्ड या मोल्टन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया जाए, जैसे फ्यूज या मोल्टन NaCl को यूज़ किया जाए, तो आपको एनोड के ऊपर क्या मिलेगा। तो आपने हमेशा आपका आंसर क्या होगा, एनोड के ऊपर हमें गैस मिलेगी। जैसे NaCl के केस के अंदर हमें क्लोरीन गैस मिल रही है। और कैथोड के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, कैथोड के ऊपर क्योंकि रिडक्शन होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो हमें मेटल मिलती है। तो मेटल आपको हमेशा कहाँ पर मिलेगी, इन केस ऑफ फ्यूज या मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट के केस के अंदर कैथोड के ऊपर मिलेगी।
तो ये चीज़ आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर रखनी है। इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर देता हूँ PB लेड ब्रोमाइड, ठीक है, ये आपको मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दे रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बताएं इसमें जो हमारे पास मेटल है, जैसे मेटल यहाँ पर क्या है, लेड है, और इसी तरह से जो इनऑर्गेनिक हमारे पास गैस है, ये इनऑर्गेनिक जो हमारे पास मेटल यानी जो नॉन मेटल है, ये हमें कहाँ पर मिलेगा। तो अभी मैंने सिंपल आपको बताया, अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन अगर आपको वो बोले कि ये फ्यूज्ड फॉर्म के अंदर है या मोल्टन फॉर्म के अंदर है, देन आपको जो लेड मिलेगा, जो मेटल मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगी, एट कैथोड मिलेगी। इसको आप करके भी चेक कर सकते हैं, आपको कैथोड पर मिलेगी। और जो ब्रोमीन है ये आपको पता है ये कहाँ पर मिलेगी, ये नॉन मेटल आपको कहाँ पर मिलेगा, ये गैस आपको कहाँ पर मिलेगी, ये आपको एनोड के ऊपर मिलेगी। अब इसको करके भी देख लेते हैं। ये PbBr2 किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, सोल्यूशन के अंदर Pb+2 फॉर्म के अंदर, और साथ में क्या होगा, PbR2 माइनस फॉर्म के अंदर। अब इसकी क्या होगी, ये Pb+2 फॉर्म के अंदर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना देगा, लेड की फॉर्मेशन, मेटल की फॉर्मेशन कर देगा। और ये रिडक्शन हो रही है, और रिडक्शन कहाँ पर होगी, कैथोड के ऊपर होगी, लिहाजा हमें लेड कहाँ पर मिलेगा, कैथोड के ऊपर मिलेगा। सिमिलरली ये जो इनऑर्गेनिक या हम बोलते हैं नॉन मेटल जो गैस है हमारे पास, ये कहाँ पर होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी एनोड के ऊपर, लिहाजा हमें ये किस पर मिलेगी, एनोड के ऊपर मिलेगी। तो सिंपल मैंने आपको चीज़ याद रखने के लिए MCQs के लिए बताई कि जब भी आपके पास फ्यूज या मोल्टन स्टेट की इलेक्ट्रोलाइट की बात करेगा तो हमेशा आपको जो मेटल है वो कहाँ पर मिलेगा, कैथोड के ऊपर मिलेगा। ये चीज़ आपने लिख लेनी है अपने पास, इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ मेरे पास रह गई है, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आप आगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के ऊपर जाते हैं और उसकी हम ट्रिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक्वस अगर आपको पूछा जाए, यानी NaCl अगर आपको एक्वस मीडियम के अंदर दे दिया जाए, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाए, देन क्या होगा, इसके साथ वाटर भी मौजूद होगा। अब आप जानते हैं कि NaCl जब वाटर के साथ प्रेजेंट होता है तो इसको हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। एक MCQs तो आपका यही है, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि सोल्यूशन फॉर्म के अंदर NaCl कैसे प्रेजेंट होगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव फॉर्म के अंदर होगा। और क्योंकि इसके अंदर वाटर भी मौजूद है तो वाटर हालांकि जो है बहुत ज़्यादा यानी कम जो है वो डिसोसिएट होता है आयंस के अंदर, इसकी आयनाइजेशन यानी आयंस बनाने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आयंस ये बनते हैं, तो यहाँ पर H पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा। अब इस केस के अंदर जो हमारे पास एनोड के ऊपर रिएक्शन होगा और कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो आपने देखना है यहाँ पर। और यही चीज़ यहाँ पर आपके क्वेश्चन का बेस भी बन सकती है, इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको चीज़ को समझना है। तो एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर आपको पहली चीज़ तो यही पता है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। अब ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपने कौन से वाले आयंस लेने हैं, एन आयंस लेने हैं, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अब यहाँ पर आयंस हमारे पास दो तरह के हैं, एक OH नेगेटिव है और एक Cl नेगेटिव है। अब आप लोग जानते हैं कि जो OH नेगेटिव है इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है ये क्या है, ज़्यादा है। इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होने से मुराद ये है कि इसकी कैपेबिलिटी टू गेट रिड्यूस इज़ वेरी हाई, मीन्स रिड्यूस होना पसंद करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर हम क्लोराइड आयन की बात करें तो इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम है, मीन्स ये रिड्यूस होना कम पसंद करता है, इसको ऑक्सीडाइज होना पसंद है। अगर ये चीज़ आपको अभी समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर OH नेगेटिव के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद है, ऑक्सीजन। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन को आसानी से देता नहीं है, लूज नहीं करता, लिहाजा एनोड के ऊपर कौन किसकी ऑक्सीडेशन होगी, इस क्लोराइड आयन की होगी। तो ये क्लोराइड आयन दो जो हैं वो एनोड के ऊपर जाएंगे, ये क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर देंगे और साथ में दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। दिस इज़ दी ऑक्सीडेशन। तो ये क्लोरीन गैस आपको कहाँ पर मिल रही है, अगेन आपको एनोड के ऊपर मिल रही है। अब कैथोड के ऊपर क्या होगा वो देखें आप। अगेन अब कैथोड के ऊपर क्या होता है आपको पता है, रिडक्शन होगी। अब इसमें दो आपके पास आयंस है, एक Na पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि H पॉजिटिव बीइंग स्मॉलर इन साइज, इसकी जो कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन लेने की वो ज़्यादा है, ये रिडक्शन इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है सोडियम के रिजल्ट में, इसलिए ये क्या होगा, जाकर रिड्यूस होगा। ये दो जो हैं जाकर दो इलेक्ट्रॉन को लेंगे और रिड्यूस हो जाएगा इनटू अ हाइड्रोजन गैस और आपको हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। तो सिंपल सा आपने फंडा ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको NaCl या कोई और इलेक्ट्रोलाइट वाटर के साथ दे दिया जाए देन उस केस के अंदर क्या होगा, आपको गैसेस मिलेंगी एनोड और कैथोड के ऊपर, ठीक है।
ये चीज़ आपने यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लेनी है। जबकि सोल्यूशन के अंदर आपको क्या मिलेगा, इन सोल्यूशन अगर हम बात करें तो इन सोल्यूशन आपको पता है क्या चीज़ें बच गई हैं, एक Na पॉजिटिव बच गया और साथ में OH नेगेटिव बच गया है। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, NaOH की फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बात करें तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, देन ट्रिक की तरफ जाएंगे। इट इज़ द सीरीज ऑफ एलिमेंट्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसको जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं सीरीज़ के अंदर, वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल करते हैं। किसकी बेस पर करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बेस पर करते हैं, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। इंक्रीजिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि सबसे पहले एलिमेंट वो आता है सीरीज़ के अंदर जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, और जब जैसे जैसे हम सीरीज़ के अंदर आगे मूव करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होने लग जाती है। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। पोटेंशियल हमारे पास दो तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं, दो तरह के। एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखता हूँ ताकि टाइम हमारा कम से कम वेस्ट हो और मैक्सिमम चीज़ में आपको सिखा के जाऊँ। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होने से मुराद ये है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, कि उसकी जो एबिलिटी है टू गेट ऑक्सीडाइज वो बहुत ज़्यादा है। एबिलिटी टू गेट ऑक्सीडाइज इज़ वेरी हाई, यानी वो एटम या एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इससे मुराद ये है कि वो आसानी से ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है, और ऑक्सीडाइज होने से मुराद ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज़ करना पसंद करता है। जबकि रिडक्शन पोटेंशियल हाई होने से मुराद ये है, रिडक्शन पोटेंशियल से मुराद ये है द एबिलिटी टू गेट रिड्यूस होने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर किसी एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो इससे मुराद क्या है कि वो रिड्यूस होना पसंद करता है। क्या करता है, रिड्यूस होना पसंद करता है, और रिड्यूस होने से मुराद ये है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करता है। क्लियर होगी बात। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर हम सिर्फ किसको यूज़ करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ करते हैं इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर एक और बात लिख कर आप ले लें, जिसको लिख लें अपने पास, कि जब भी हम सेल पोटेंशियल की बात करते हैं तो सेल पोटेंशियल हम इस तरह से निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इसमें जो एनोड और कैथोड की जो आप पोटेंशियल की वैल्यू डालते हैं वो हमेशा आप क्या डालते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डालते हैं, कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं डालते। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। वो क्यों नहीं डालते, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जो केमिस्ट्री है उन्होंने ये सेट कर दिया है कि जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सेल का पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को यूज़ करेंगे। और एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एलिमेंट की वैल्यू जो होती हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन डिफरेंट होता है। इससे मेरे से मुराद ये है मेरे कहने की कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जिंक की बात करता हूँ, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, जिंक के जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो -76 होती है, 0.76 वाट होती है। लेकिन अगर जिंक की यही आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो वो क्या होगी, वो यही वैल्यू होगी लेकिन सिर्फ प्लस के अंदर आप लिख लेंगे, तो ये चीज़ हो जाएगी। क्लियर होगी। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर आपको किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, जस्ट आप उसका साइन चेंज करें तो वो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, और वो आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करके क्या कर लेना है, सेल के पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो रही हैं। देन उसके बाद सॉरी थोड़ी सी यहाँ पर हम एक दो बातें और डिस्कस करते हैं, देन ट्रिक के ऊपर जाते हैं। बातें ये हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास इस सीरीज़ के अंदर जो एलिमेंट आता है वो लिथियम आता है, और लिथियम की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की या रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, -3.05 वाट होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं तो बीच में एक हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है और इसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू, दोनों जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती हैं, और इसको हम एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। ये प्रैक्टिकली ज़ीरो नहीं होती, लेकिन इसको स्टैंडर्ड लेकर इससे कंपेयर करके और जो एलिमेंट्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपकी ध्यान के अंदर होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम बॉटम ऑफ दी सीरीज़ के ऊपर पहुँचते हैं तो हमारे पास यहाँ पर हमें फ्लोरीन मिलता है, और फ्लोरीन के बारे में हम ये कहते हैं कि इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है, जो कि क्या होती है,
2.87 वाट होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो ये चीज़ आपको समझ आ रही है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते जा रहे हैं, हमारे पास क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम मूव करने से जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। ये बात आपको समझ आ रही है। और रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बढ़ने से मुराद ये है कि जो नीचे आने वाले सीरीज़ के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी एबिलिटी टू गेट रिड्यूस जो है वो बढ़ती जा रही है। मीन्स उनकी रिडक्शन पावर क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बात भी आपको क्लियर हो रही है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हाइड्रोजन मिड के अंदर पाया जाता है। हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स पाए जाती हैं, मींस लिथियम से हाइड्रोजन तक जो एलिमेंट्स आते हैं, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव के अंदर होती है। ये बिल्कुल बेसिक सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि आपने ध्यान में रखनी है एमसीक्यूज़ के हवाले से। और यही हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं फ्लोरीन तक, इनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव के अंदर होती है। और जो चीज़ नेगेटिव के अंदर होती है आपको पता है वो कम होती है, जो पॉजिटिव के अंदर होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए आप देखते हैं जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि वो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर चली जा रही है। क्लियर होगी बात। और लास्ट पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, जैसे इस लिथियम की कम है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होने से मुराद ये है कि इसकी जो हमारे पास यानी रिड्यूस होने की पावर है वो कम है, ये ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। लिहाजा इसके बारे में हम ये कहते हैं कि जिस भी एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, हमारे पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान के अंदर रखना है। मेरे से आप लिखवा के ले लें। अगर ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, अपने ध्यान के अंदर रख लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं ये तो सर जो टॉपिक है वो पीएमसी सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन ये सिलेबस के अंदर है आपके पास, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही पता चलता है। तो ये चीज़ आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। और इसी तरह से जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हाई होती है उससे मुराद ये है कि वो रिड्यूस होना पसंद करते हैं। तो जब खुद रिड्यूस होंगे तो दूसरों को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। जब दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो इस केस के अंदर अगर आपको ऑप्शंस दिए जाएं फ्लोरीन, हाइड्रोजन, लिथियम, जिंक, और पूछा जाए कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्लोरीन है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन, उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो हाई है। क्लियर होगी बातें। ये कुछ बातें जो हैं आपने अच्छे तरीके से ध्यान के अंदर रखनी है। अब हम चले जाते हैं ट्रिक के ऊपर। सुपर ट्रिक है ये, आप अगर आप सेंटेंस जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पूरी जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो आसानी से याद हो जाएगी। दिस इज़ माय गारंटी, ये मेरी गारंटी आप लिख के ले लें। बिल्कुल आसान है। अगर आपको देखने में मुश्किल लग रहा है तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसको 3-4 दफ़ा मेरे साथ रिपीट करेंगे तो ये अभी आपको पूरी सीरीज़ जो है वो याद हो जाएगी। देखें कैसे। सेंटेंस है, लाइक कतरीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल ज़ूलॉजी important concepts, no student has complete information in mercury because chemistry overflows। अब ये पूरा सेंटेंस है, इसको हम जो है वो क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पोर्शंस के अंदर, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखें पहला पोर्शन आप ये कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं कि यहां से लेकर लाइक से लेकर स्टूडेंट तक जो है, या लाइक से लेकर यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स तक जो है इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखें, लाइक कतरीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल ज़ूलॉजी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, यहाँ तक इसको आप पहले याद करें। इस सेंटेंस को, इस कंसेप्ट, इस लाइन को जब आप याद करेंगे, लाइक कतरीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल ज़ूलॉजी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इससे कौन से एलिमेंट्स बनेंगे? देखें, Li से बनेगा लिथियम, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर सबसे ऊपर से आता है। के से, कतरीना के के से बनेगा पोटेशियम, कैन के Ca से बनेगा कैल्शियम, इसी तरह से एन, नॉट के एन से क्या बनेगा, सोडियम बनेगा। इसी तरह से मेमोराइज के एम से बनेगा आपके पास मैग्नीशियम, आल के Al से बनेगा एल्यूमिनियम, ज़ूलॉजी के Z से आपके पास क्या बनेगा, जिंक बनेगा। इस तरह से इंपॉर्टेंट के I से आपके पास क्या बनेगा, आयरन बनेगा। क्या बनेगा? आयरन बनेगा। और आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। और सिमिलरली कंसेप्ट के CO से आपके पास क्या बनेगा, कोबाल्ट बनेगा। CO से क्या बनता है, कोबाल्ट बनता है। तो ये एक जो लाइन मैंने आपको बताई है, लाइक कतरीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल ज़ूलॉजी कंसेप्ट्स, इससे ये तमाम एलिमेंट्स आपको एक सीक्वेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर होगी। दूसरा सेंटेंस देखें। दूसरा सेंटेंस ये है कि नो स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन मरकरी,
किसी भी स्टूडेंट की जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है किसकी, मरकरी की। ये दूसरा सेंटेंस होगा। इससे आपके पास क्या बनेगा, NO से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ NO से बनेगा निकल, Ni। इसी तरह से स्टूडेंट के S से बनेगा टिन बनेगा, जिसको हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हैश के H से क्या बनेगा, मरकरी बनेगा, Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्लीट के C से क्या बनेगा, कॉपर बनेगा, क्योंकि कोबाल्ट पहले आ चुका है तो दूसरा क्या होगा, कॉपर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के आई से यहाँ पर क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन के आई से यहाँ पर आयोडीन बनेगा। इनके यहाँ पर इन जो है यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आया, इससे कुछ भी नहीं बनेगा। और मरकरी अगेन आपको पता है यहाँ पर मरकरी ही बनेगा। और ऊपर जो मैंने यहाँ पर लिखा था ना, ये यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये मरकरी नहीं है, ये बीच में हाइड्रोजन आता है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होगी। नो स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन मरकरी। अगर आप इसको एक दो दफ़ा मेरे साथ रीड करते हैं ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। नो से बनेगा निकल, एस से बनेगा टिन, एच से बनेगा हाइड्रोजन, कंप्लीट के सी से बनेगा कॉपर, इन्फॉर्मेशन के आई से बनेगा आयोडीन। इन कंप्लीट करने के लिए आया है। और इसी तरह से जो लास्ट चीज़ है आपके पास मरकरी, Hg जो मरकरी का सिंबल है वो आएगा। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ये जो बीच में हाइड्रोजन है ये स्टैंडर्ड है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू क्या है, मींस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। इससे जो ऊपर पीछे पाए जा रहे हैं उनकी वैल्यू नेगेटिव के अंदर होगी, और इसके बाद जो पाए जाएंगे उनकी वैल्यू किसके अंदर होगी, पॉजिटिव के अंदर होगी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। और लास्ट चीज़ यहाँ पर जो सेंटेंस के कंप्लीट करने के लिए आपने ध्यान में रखनी है कि स्टूडेंट को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होती मरकरी के बारे में, क्योंकि केमिस्ट्री उनके ऊपर से जाती है, बिकॉज केमिस्ट्री अवर फ्लोज। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। बी से यहाँ पर क्या आएगा, बेरिलियम आएगा, सॉरी बोरान आएगा, क्या आएगा, बोरान आएगा, Br। इस तरह से केमिस्ट्री के सी से क्या आएगा, क्लोरीन आएगा। अवर के ओ से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। और फ्लो के एफ से क्या आएगा, फ्लोरीन आएगा। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डाउन, जैसे जैसे सीरीज़ के अंदर आती है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। और इस फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, इसीलिए इसको हम बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, BOA। क्लियर होगी बात। तो ये एक सिंपल ट्रिक है, लाइक कतरीना कैन नॉट मेमोराइज ऑल zoology इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, नो स्टूडेंट हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री आवर फ्लो। इस सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू आप कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं, और ये आपकी फिंगर टिप्स पर होगी। आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है, उससे फिर आप डिटरमाइन करेंगे कि आया इसकी रिडक्शन होगी या इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से याद हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देख लेते हैं जी अब गल्वानिक सेल को। गल्वानिक सेल दूसरा हमारे पास यहाँ पर चीज़ आ गई है जिसको हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। गल्वानिक सेल के थ्रू जो है अब हम देखते हैं ये कौन से सेल्स होते हैं। तो गल्वानिक सेल का दूसरा नाम होता है वोल्टिक सेल। क्या होता है, वोल्टिक सेल होता है। और गल्वानिक सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इट इज़ द टाइप ऑफ सेल जिसके अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी को यूज़ करके, केमिकल एनर्जी को यूज़ करके क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। और इसके अंदर दो जो सेल्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। जैसे एक सेल हमारे पास ये होगा और दूसरा सेल हमारे पास ये होगा। इन दोनों सेल्स के अंदर हम क्या कहते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर होता है, एक हाफ सेल के अंदर जैसे यहाँ पर बनाया, और दूसरे हाफ सेल के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रोड होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड्स किसके अंदर डिप होंगे, ये यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर डिप होंगे। तो ये यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर डिप हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये हमारे पास जिंक से मिलकर बना है, जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, वो भी ऐसा ही होना चाहिए जिसके अंदर क्या होना चाहिए, हमारे पास जिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिंक होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जिंक सल्फाइड होगा, जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड आपको पता है किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, सोल्यूशन के अंदर +2 फॉर्म के अंदर और SO4 -2 फॉर्म के अंदर। सिमिलरली अगर इस इलेक्ट्रोड को हम कॉपर के तौर पर ले रहे हैं तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कॉपर सल्फेट होगा। और कॉपर सल्फेट का कितना मोलर सोल्यूशन होगा, 1 मोलर सोल्यूशन। यहाँ पर भी जिंक सल्फेट का कितना मोलर सोल्यूशन होगा, 1 मोलर सोल्यूशन होगा। ये चीज़ें भी आपने ध्यान में रखनी है। और ये भी किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, कॉपर +2 फॉर्म के अंदर और SO4 -2 फॉर्म के अंदर। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब ये दो जो हाफ सेल यहाँ पर बनाए हैं, मैंने आपको बताया था गल्वानिक सेल के अंदर ये एक यू शेप ट्यूब के साथ आपस में, ग्लास ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लास ट्यूब। और इसके अंदर एक सोल्यूशन होता है
जो जेल लाइक होता है उसकी एग्जांपल में KCl आता है। इसी तरह से इसकी एग्जांपल में हमारे पास K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आता है, सोडियम सल्फेट आता है, जिनको यूज़ किया जाता है। और इसके 3 काम मैंने आपको बताए थे कि ये इन 2 सेल के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको मिक्स करने से रोकता है, दूसरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, और तीसरा ये करते हैं कि जो 2 सेल्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रिकल जो है वो कनेक्शन देता है। यहाँ इस जो साल्ट ब्रिज है इससे क्या होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। क्या होती है, मूवमेंट्स ऑफ आयंस होती है। और ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं यहाँ पर ये बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं, सॉरी बैटरी बोल रहा हूँ, यहाँ पर वोल्ट मीटर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बाहर सर्किट से आउटर सर्किट से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की आपको डायग्राम की हेल्प से। डायग्राम थोड़ी रफ बनाई है लेकिन चीज़ें मैंने आपको अच्छी एक्सप्लेन कर दी हैं। ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं चाहिए। अब इस गैल्वेनिक सेल के अंदर कैसे रिएक्शन कैरी आउट होगा इसको देखें। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ एट एनोड। आपको पता है एनोड के ऊपर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। अगर आपको भूल जाए तो आप सिंपल क्या याद रखेंगे, एनोड की स्पेलिंग। एनोड की स्पेलिंग के अंदर क्या आ रहा है, O आ रहा है, लिहाजा इसके अंदर क्या होगी, O फॉर ऑक्सीडेशन होगी। तो इस तरह से इस ट्रिक की मदद से आप ये चीज़ याद कर पाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी कि किसके ऊपर जो है ऑक्सीडेशन होगी, किसके ऊपर रिडक्शन होगी। अब ये चीज़ कभी भी आपको नहीं भूलेगी, सिर्फ आपने स्पेलिंग देख लेनी है। अब एनोड के ऊपर क्या होगी, हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। जिंक आपको पता है, पीछे मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर बताया, जिंक जो है वो क्या पाया जाता है, जिंक जो है कॉपर से पहले पाया जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर कॉपर से क्या पाया जाता है, पहले पाया जाता है। आप देख सकते हैं पहले पाया जाता है। तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। रिडक्शन पोटेंशियल कम होने से मुराद ये है कि ये रिड्यूस होना पसंद नहीं करता, ये ऑक्सीडाइज होना पसंद करता है। लिहाजा एट एनोड क्या होगा, जिंक की ऑक्सीडेशन होगी। और ऑक्सीडेशन में आप क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस आउटर सर्किट से क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे इस दूसरे हाफ सेल के अंदर। क्लियर होगी बात। और एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैथोड के ऊपर क्या होता है, हमारे पास जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो होता है। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब रिडक्शन किसकी होगी, आपको पता है सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, यहाँ पर कॉपर के आयंस होते हैं। कॉपर्स के आयन क्या करते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और वो कॉपर मेटल की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये जो मेटल होता है ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ये मेटल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक कवरिंग करने लग जाता है, प्लेटिंग करने लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ इस गैल्वेनिक सेल के हवाले से सारी ज़हन के अंदर रखनी है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट उसके बाद कुछ चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर हमें जो है वो बोला जाए कि आप जो है इस गैल्वेनिक सेल के अंदर जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो निकालें, तो आप किस तरह से निकालेंगे, वो आप निकालेंगे E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड से। ठीक है, मीन्स कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास सेल का ओवरऑल पोटेंशियल आ जाएगा। अब आपको पता है कि कैथोड के ऊपर क्या हुई है, कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। और रिडक्शन के केस के अंदर हमारे पास क्या बना है, कॉपर बना है। और रिडक्शन की वैल्यू आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगी। और ये चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन भी होती है, मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ कि कॉपर के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है 0.34 होती है। क्या होती है, 0.34 होती है। क्यों 0.34 होती है, क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन के बाद आता है, लिहाजा इसकी वैल्यू के साथ हम प्लस लिखते हैं। और यहाँ पर अगर आप दूसरी चीज़ देखें, एनोड के ऊपर क्या हुआ है, एनोड के ऊपर हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है। किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है। जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आपके पास वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। तो इसको आप पॉजिटिव फॉर्म के अंदर लिखेंगे, माइनस को जब प्लस करके, तो आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारे पास जो जिंक है उसके केस के अंदर जो इसकी वैल्यू होती है वो 0.76 होती है। क्या होती है, 0.76 माइनस के साथ होती है। ठीक है, ये इसकी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो आप ये वैल्यू डाल दें, आपके पास देखें सेल का पोटेंशियल क्या आता है। कैथोड के लिए जो वैल्यू है वो 0.34 है, डाल दी, माइनस फार्मूले वाला है, इनटू माइनस कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, माइनस 0.76 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सेल पोटेंशियल की
1.1 वोल्ट एंड दिस इज़ योर आंसर। तो आपको क्वेश्चन के अंदर सिंपल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी जाएगी, आप उस रिडक्शन पोटेंशियल को साइन चेंज करके निकाल लेंगे और इस सिंपल फार्मूले के अंदर डालकर आप क्या कर लेंगे, वैल्यू को निकाल लेंगे। और जब सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, इससे मुराद क्या है कि वो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। क्या है, वो रिएक्शन फिजिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। लेकिन अगर यही सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इससे मुराद ये है कि वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है, वो रिएक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें भी आपने अच्छे तरीके से जहन के अंदर रखनी है। उसके बाद लास्ट एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाएंगे कि आपने गैल्वेनिक सेल के अंदर जो आपको 2 हाफ सेल गिवन होती हैं, उनकी साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पूछ लिया जाता है कि उनको हम जो है कैसे सिंबल के थ्रू हम उसको शो करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो इसी गैल्वेनिक सेल के अंदर जिसमें जिंक और कॉपर जो है इन्वॉल्व है, इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जिस बी मेटल की ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही थी, पहले हम जिंक का सॉलिड फॉर्म के अंदर मेटल लिखेंगे और इसकी फिर देन क्या लिखेंगे, जो आयनिक फॉर्म है वो लिखेंगे। जिंक +2 के अंदर जा रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और इसके नीचे हम एक्वस लिखेंगे, ये लिख दिया। और इसके कितना मोलर सोल्यूशन हमने लिया है, 1 मोलर सोल्यूशन लिया, ये हम लिख देंगे। और ये डबल जो बार यहाँ पर हम डालते हैं, ये साल्ट ब्रिज के लिए यूज़ करते हैं कि साल्ट ब्रिज प्रेजेंट है जो कि इन दोनों हाफ सेल्स को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। और राइट हैंड साइड पर हम क्या लिखते हैं, जो चीज़ रिड्यूस होती है। तो कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये एक्वस फॉर्म के अंदर है क्योंकि ये आयन है, ये एक्वस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। और हम डैश डालेंगे ऐसे, और दूसरी साइड पर हम लिखेंगे जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये सॉलिड मेटल की जो फॉर्मेशन है उसकी कर देगा, और ये भी यहाँ पर 1 मोलर सोल्यूशन यूज़ होगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन आपने जहन में रखनी है गैल्वेनिक सेल के लिए। तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उसके अंदर ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशंस दे देगा, उसमें जो करेक्ट होगी वो आपने वहाँ पर टिक करनी होगी। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर जहन में रखनी है। देन बैलेंसिंग ऑफ जो रिडॉक्स इक्वेशन है उस पर जाने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ शी के बारे में। शी को हम क्या बोलते हैं, शी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड है, एक ऐसा सेल है जिसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं और जिसके थ्रू हम दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं उनको डिटरमाइन करते हैं। क्या करते हैं, उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ को कंपेयर करके निकालते हैं। इस शी के अंदर हम ये कहते हैं, ये जो शी होता है इसमें हम जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं ये एज आ रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। किसके तौर पर लेते हैं, रेफरेंस के तौर पर लेते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखती है। दूसरा, इसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड लेते हैं। और इसमें जो यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है, मींस रिडक्शन पोटेंशियल और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इस हाइड्रोजन के केस के अंदर वो क्या लिया जाता है, 0.00 वोल्ट लिया जाता है, मींस 0 लिया जाता है। और इसको देन हम फिर कंपेयर करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ और उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ है उनको लिया जाता है। अब इसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, एक ऐसे सेल होता है हमारे पास, जैसे ये सेल है फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है हमारे पास, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन लिया जाता है, कौन सा, HCl का, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड जो है उसको डिप किया जाता है। ये जो इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास ये प्लेटिनम का होता है, प्लेटिनम वायर जो है यहाँ पर इसको डिप की जाती है। और इस प्लेटिनम वायर के इर्द गिर्द जो होता है वो क्या होता है, ऐसे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लास ट्यूब होती है, और यहाँ इसकी ओपनिंग होती है जहाँ से हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, पास किया जाता है। और ये हाइड्रोजन जो होता है इसका जो है वो कंडीशंस जो ली जाती हैं वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ली जाती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस ली जाती हैं। 1 atm इसका प्रेशर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन लिया जाता है। 298 से मुराद क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसको लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए आप कि हाइड्रोजन जब आप यहाँ पर इसकी इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, मींस इसकी क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन का वो क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। इसी तरह से अगर यही हाइड्रोजन के 2 जो एटम्स हैं, अगर ये क्या करें, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके किस फॉर्म के अंदर चले जाएँ, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसके फॉर्म के अंदर चले जाएँ, गैस की फॉर्मेशन कर दें, तो देन उस केस के अंदर भी हमारे पास इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, 0 होगी। तो इस केस के अंदर ये रिड्यूस हो रहा है, इस केस के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों केस के अंदर इसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम, 0 लेते हैं। और इस पोटेंशियल को
इस इलेक्ट्रोड को, जिसको हम एज आ रेफरेंस के तौर पर, स्टैंडर्ड के तौर पर लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और ये बात आपने ध्यान में रखनी है, इसमें जो हम सोल्यूशन लेते हैं वो 1 मोलर सोल्यूशन लेते हैं और स्टैंडर्ड कंडीशंस लेते हैं जिसके ऊपर इस प्रोसीजर को कैरी आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। और अब हम आ जाते हैं अब इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक के ऊपर, डैट इज़ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन, कि हम किस तरह से रिडॉक्स इक्वेशन को, ऐसे इक्वेशन, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हों, उनको किस तरह से हम बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बैलेंसिंग के लिए दो मेथड है, एक को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरा हमारे पास होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाफ सेल मेथड भी बोलते हैं, हाफ मेथड भी बोलते हैं इसको। तो ये दोनों नाम आपके जहन के अंदर होने चाहिए। अब 1 बाय 1 हम इसको लेकर चलेंगे, एक एक एग्जांपल में आपको करवाऊंगा, यहाँ पर बैलेंस करूंगा आपके सामने रिडॉक्स इक्वेशन, ताकि आपको रूल्स के बारे में पता चल जाए कि कौन सा रूल जो है वो किस टाइप ऑफ मेथड के अंदर यूज़ किया जाता है और देन जो इक्वेशन है उसको बैलेंस किया जाता है। ये बिल्कुल भी आपने लाइट नहीं लेना ये टॉपिक, क्योंकि ये PMC के सिलेबस के अंदर क्लियर कट मेंशन है और इसके अंदर से जो यानी स्टेप्स होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये रूल्स आने। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम किस तरह से किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, उसके यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं। इनमें से कोई एक एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपको रूल्स के बारे में पता चल जाएगा। और जो 2 एग्जांपल्स होंगी उनको आपने खुद ट्राई करना है, जिससे आपकी ग्रिप जो है इस मेथड के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तीसरी वाली इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता देता हूँ, बैलेंस करके बता देता हूँ इस मेथड के थ्रू। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपने ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन होती है, जहाँ जिस एलिमेंट की किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो आपने बतानी होती है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो इनको अलॉट करते जाएंगे। देखें, यहाँ पर फास्फोरस जो है ये एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, इसमें यहाँ पर +1 होगी, इसकी +5 होगी, इसकी -2 होगी, आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर +1 इसकी होगी, -2 इसकी होगी, यहाँ पर इसकी +1 है, यहाँ पर इसकी +5 है, यहाँ पर इसकी -2 है और यहाँ पर इसकी +2 है और इसकी -2 है। अगर हम इसको ब्रिज डालकर यहाँ पर काम करें, यानी दूसरा, पहला आपने ये कर लिया कि आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन सी, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। तो आप देख सकते हैं सिंपली कि यहाँ फास्फोरस 0 से किस में जा रहा है, +5 के अंदर जा रहा है। +5 से मुराद ये है कि ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, लिहाजा इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। और कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन्स को लिख दिया हमने। और दूसरा अगर आप देखें यहाँ पर नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन +5 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू है वो कम हो रही है। कम होने से मुराद है इसकी रिडक्शन हो रही है। और रिडक्शन हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये हमने लिख दिया। तो पहले स्टेप के अंदर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि जो हमारे पास जिन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, सिर्फ उनको हम यहाँ पर शो करेंगे, मींस उनके ऊपर एरो लगाकर और की ऑक्सीडेशन स्टेट को यहाँ पर हटा देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ HNO3 + H2O, ये हमारे पास क्या बनेंगे, H3PO4 + NO। ठीक है, अब इसमें हमने बात की थी कि जो ये फास्फोरस है ये यहाँ पर इसमें जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5 है, इसकी 0 है। और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है इसमें जा रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। तो यहाँ पर जो हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है या लूज़ किया जा रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया जा रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, मीन ऑक्सीडेशन हो रही है। पहला स्टेप हमने ये कर लिया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है, जो हमारे पास अदर देन, तीसरा स्टेप यहाँ पर लिख देते हैं, अदर देन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं उनको बैलेंस किया जाता है। उनको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हैं फास्फोरस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम बाद में करेंगे। तो लिहाजा ये क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ तक अभी तक बैलेंस है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना होता है, आपने एक सूटेबल नंबर से इन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई करना होता है, ताकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आप देखें, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं ये करूँ कि इस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। और इस 3 इलेक्ट्रॉन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल करना होता है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं।
तो अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई किया तो इन एलिमेंट्स के साथ भी क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आएगी, इसको मैं फर्दर आगे चलकर नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ। तो देखें क्या होगा, तो उसको कॉपी करते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं, देखें तो ये मल्टीप्लाई हुआ, तो अब देखें इसको कैसे लिखूंगा मैं, PO प्लस HNO3 प्लस वाटर। बहुत ही सिंपल सा एक यानी मेथड है जिससे हम किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो फास्फोरस है वो जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर जो है 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है यहाँ पर इसके अंदर जा रहा था और इसको 5 को 3 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया है। अब अगर हमने इसके इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, और जिसके अंदर जा रहा है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन यहाँ पर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई। अभी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों साइड पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इक्वल होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सिंप्लीफाई हो गए हैं, सेम हो गए। अब हमने सिंपली क्या करना है, 4 स्टेप के अंदर इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए जो एलिमेंट्स हमारे पास रह गए हैं उनको बैलेंस करना है। क्या करना है, उनको बैलेंस करना है। अब इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को हटाकर, क्योंकि ये लॉस और गेन इक्वल हुआ तो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो इक्वेशन हमारे पास बची है, PO0 मीन्स ये 0 बता रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, प्लस HNO3 प्लस वाटर, और ये हमारे पास क्या बना रहा है, 3H3PO4 प्लस क्या आया है, 5NO आया है, ठीक है, ये आपके पास आ गया है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट जो है आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, देन आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। फर्स्ट क्या करना है, आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और देन आपने क्या करना है, देन आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो देखिए हम कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो यहाँ पर देखें 3 ऑक्सीजन है, 5 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 5 3 15 हो जाएंगे ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन ये है। टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए हैं, 15 और 1 16 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 3 4 कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए, और 5 ये हैं 17। यहाँ पर 17 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 16 ऑक्सीजन है। तो इसको अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली ये करेंगे कि इसको बैलेंस करना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक साइड पर ज़्यादा है, दूसरी साइड पर कम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वाटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, देखें 5 3 15 और 2 17। टोटल ऑक्सीजन यहाँ पर आगे इस साइड पर 17, और दूसरी साइड पर भी हमारे पास टोटल कितने ऑक्सीजन है, 17 ऑक्सीजन है। दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। हाइड्रोजन को अगर देखें तो 5 हाइड्रोजन इधर हैं, 4 हाइड्रोजन इधर हैं। टोटल हाइड्रोजन हमारे पास एक साइड पर आ रहे हैं 9 हाइड्रोजन आ रहे हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं 3 और 3 6, 3 और 3 हमारे पास कितना होता है, 9 हो जाते हैं। 9 हाइड्रोजन ये आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं, 9 हाइड्रोजन है। दोनों साइड हाइड्रोजन क्या हो गए, बैलेंस हो गए हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास अब जो केमिकल इक्वेशन आपके पास आई है, दिस रिडॉक्स इक्वेशन इज नाउ बैलेंस। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस है। इसको यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके शो कर देता हूँ। अब इस मेथड के अंदर हमने क्या किया वो सिंपल स्टेप्स में आपको बता देता हूँ, दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। पहले स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि कोई भी जो रिडॉक्स सिचुएशन आपको गिवन है उसके अंदर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखनी है हर एलिमेंट की। दूसरे स्टेप के अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है, ऊपर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में मेंशन करना है। तीसरे स्टेप के अंदर आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो एलिमेंट्स मौजूद होंगे इक्वेशन के अंदर उनको बैलेंस करना है। चौथे स्टेप के अंदर आपने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको बैलेंस करने के लिए एक सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। और देन फिर फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि जो सिर्फ इक्वेशन है उसको लेकर आपने इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू उनको सिंप्लीफाई कर लेना है। इंस्पेक्शन मेथड में आप सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे दोनों साइड पर, और देन आप दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इस तरह से जो इक्वेशन आपके पास बैलेंस होगी उसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मैंने कर दिया है, इन दो को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको इनकी सोल्यूशन भी बता दूंगा। तो बिल्कुल आसान है, ये रूल्स जो मैंने 5 आपको बताएं ये आपके जहन के अंदर होंगे तो आप किसी भी रिडॉक्स इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर से बैलेंस कर सकेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, वन शॉट वीडियो का, दैट इज बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसका दूसरा नाम होता है हाफ सेल मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसमें बैलेंस करने के लिए एक इक्वेशन मैंने यहाँ पर ली है, इसको मैं बैलेंस करूँगा, एक आगे आप लोगों को दूंगा जिसको आप यूज़ करके बैलेंस करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पर अगेन अब देखें तो इसमें आपने सिंपली क्या करना होता है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली गिवन होती है, आपने आइडेंटिफाई करना होता है, रिएक्शन को डिवाइड करना होता है पहले स्टेप के अंदर दो हाफ सेल्स के अंदर, एक रिडक्शन हाफ सेल के अंदर और दूसरा आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर। मींस किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और किसकी रिडक्शन हो रही है। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं साइन चेंज कर लेता हूँ कलर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्रोमियम है, क्रोमियम अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, ये हमारे पास इसके अंदर चेंज आ रही है। कैसे चेंज आ रही है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, अगर एक ऑक्सीजन की बात करें, क्रोमियम के ऊपर जो है वो चार्ज कम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका चार्ज चेंज हो रहा है प्लस के अंदर। ठीक है, जब प्लस के अंदर जा रहा है तो आपको पता है कि जब ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमारे पास अगर क्या हो रही हो, कम हो रही हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल भी सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और इस केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर आप देखें तो सल्फर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये देखें कि आप सिंपल इस तरीके से भी देख सकते हैं ना, मैंने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में क्या बताया था, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें आप देखें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, तो उसने क्या किया, रिमूव किया हाइड्रोजन को, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब रिमूव हो रही है ऑक्सीजन तो क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो इस तरह से भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको नहीं भी पता चल रही तो उसके बगैर भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर होगी। तो रिडक्शन ऑफ सेल में हमारे पास हम क्या लिखेंगे, Cr2O7 2-, ठीक है, और ये हमारे पास चेंज हो रहा है किसके अंदर, 2Cr, यानी Cr+3 के अंदर हो रहा है, और इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। पहले स्टेप में हमने ये कर लिया। अब इसी के साथ हम ये करते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसमें हम ये करते हैं कि ये इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये H2SO3 जो है ये HSO4 नेगेटिव के अंदर चेंज हो रहा है, और इसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये भी हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, अब हमने इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है उनको सिंपली हमने इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू बैलेंस करना है। यहाँ पर देखें 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पर कितने क्रोमियम होंगे, 1 क्रोमियम है, तो जस्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रोमियम हो जाएंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करना है। हमने सिर्फ अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। 1 सल्फर है, 1 ही सल्फर है, तो ये बैलेंस है। ये चीज़ आपने कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ये आप बैलेंस कर लेंगे अदर एलिमेंट्स को, फिर आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। नेक्स्ट जो सेकेंड स्टेप होगा उसमें आपने, थर्ड स्टेप जो होगा उसमें आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और ऑक्सीजन के बैलेंस करते वक्त आपने क्या करना है, 2 काम आप कर सकते हैं। अगर आपको एसिडिक मीडियम गिवन हो, कैसा गिवन हो, एसिडिक मीडियम गिवन हो, तो आपने क्या करना है, और अगर आप बेसिक मीडियम गिवन हो तो फिर आपने क्या करना है। देखें, अगर आपको एसिडिक मीडियम गिवन हो तो आप क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम भी कह सकते हैं या न्यूट्रल मीडियम हो आपके पास। इन दोनों केस के अंदर आप क्या करेंगे, इन दोनों केस के अंदर आप जो है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर की एडिशन करेंगे। और जब आपको बेसिक मीडियम के अंदर कोई इक्वेशन गिवन होगी तो देन आप ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन को बैलेंस करेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने इस मेथड के हवाले से ध्यान में रखनी है। इससे क्वेश्चन आ जाता है, आपको और सारे स्टेप करके दे देता है, ये इसमें से एक स्टेप उठा लेता है जिसमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और आपसे पूछता है कि ये एसिडिक मीडियम के अंदर है तो आप इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे। तो याद रखना है, जब भी एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम आपको गिवन होगा तो आप वाटर को ऐड करेंगे, और जब बेसिक मीडियम गिवन होगा तो OH नेगेटिव को ऐड करेंगे। क्लियर होगी बात। आप देखिए कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है Cr2O7 2-, ये जा रही है किसके अंदर, Cr+3 के अंदर। आप देखिए यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो दूसरी साइड पर कितने ऑक्सीजन होने चाहिए, कितने ऑक्सीजन जो है, 7 ऑक्सीजन हमने लाने हैं। तो उसको मैंने आपको बताया, अगर आपको एसिडिक मीडियम गिवन हो तो आप
वाटर को ऐड करेंगे, अगर बेसिक मीडियम गिवन हो तो OH नेगेटिव आयन को गिवन यानी यूज़ करेंगे। अब क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया, जब कोई भी आपको चीज़ गिवन ना हो तो आपने उसको एसिडिक मीडियम के अंदर क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो आप इसको एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करें। एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं कितने वाटर ऐड कर दूंगा, 7 वाटर के मॉलिक्यूल सिंपली ऐड कर दूंगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। और इसी तरह से हम जो दूसरा हाफ सेल है जिसमें H2SO3 है, इसको अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर HSO4 माइनस है। अब यहाँ पर देखें आपके पास 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गई है, ऑक्सीजन इन दोनों हाफ सेल्स के अंदर बैलेंस हो गई है। दूसरे नंबर पर हम बैलेंस करेंगे अब हाइड्रोजन को। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सिंपली आपने क्या करना होता है, इसके लिए आपने H पॉजिटिव जो आयन्स है उनकी एडिशन करनी होती है। सिंपली क्या करना होता है, H पॉजिटिव आयन की एडिशन करनी होती है। तो पहला आपने ये देखा Cr2 था, O7 था -2 के साथ, ठीक है। और साथ में अगर आप देखें इस तरफ तो ये क्या था, हमारे पास 2Cr3 प्लस था और साथ में 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, ये था आपके पास। अब और दूसरा जो आपके पास रिएक्शन था वो H2SO3 था प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किया था और साथ में क्या था, HSO4 नेगेटिव, और ये चीज़ थी, ठीक है। अब देखें, अब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 14 हाइड्रोजन है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा हम इस साइड पर कितने हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन आइंस को 14 हाइड्रोजन आइंस को सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गया। सिमिलरली नीचे आ जाए, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो 3 हमारे पास रहते हैं, लिहाजा हम 3 हाइड्रोजन आइंस को यहाँ पर डाल देंगे। तो ये हम आपके पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, चार्ज निकालना है। क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। अब देखें यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर +14, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन आयंस है तो यहाँ पर 14 प्लस चार्ज होगा और -2 चार्ज इसके ऊपर है। तो 14 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, +12 चार्ज आपको इस साइड पर मिल जाएगा। और दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कितना चार्ज है आपके पास, 2 × 3 +6 चार्ज है, ठीक है। तो +6 चार्ज है। इस +6 चार्ज को आप अगर जो है वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, पहले आपने चार्ज निकाल लिया है दोनों साइड पर। अब इस इक्वेशन के अंदर भी हम चार्ज निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन पर आप देखें तो 0 चार्ज है, क्योंकि कोई भी चार्ज आपको नज़र नहीं आ रहा किसी भी कंपाउंड के ऊपर। लेकिन इस साइड पर आप आ जाएं तो 3 प्लस साइन इधर है, 1 नेगेटिव साइन इधर है, तो +3 -1 कितना होता है, -2 होता है, +2 हो जाता है। तो +2 चार्ज इधर है। अब इन चार्जेस को आपने क्या करना है, बैलेंस करना है। और चार्जेस को आप बैलेंस कैसे करेंगे, बाय इलेक्ट्रॉन। तो 5वां आपके पास स्टेप ये होगा कि आपने चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें यहाँ पर 6 चार्ज आपके पास आ रहा है, यहाँ पर 12 चार्ज आ रहा है। तो 12 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर है, इसको 6 लाने के लिए मैं क्या कर दूं, 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस साइड पर ऐड कर दूं। तो ये 6 नेगेटिव इस 12 पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, +6 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और दोनों साइड पर चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बैलेंस चार्ज जो है 0 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ इस साइड पर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको काट देंगे तो दोनों साइड पर क्या होगा, 0 0 चार्ज हो जाएगा। सिंपल है चीज़। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी, ये चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेंगे। अब आप देखें तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये 14 हाइड्रोजन प्लस Cr2O7 माइनस के साथ, इसी तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ये जा रहे हैं किसके अंदर, Cr3 प्लस के अंदर, +7 वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर। और यहाँ दूसरी जो एक हाफ सेल है उसकी इक्वेशन हम लिखेंगे वो इस तरह से आ जाएगी और ये हमारे पास ये आ गया, ठीक है। आपने ऐसे दोनों इक्वेशंस को लिख लेना है और लास्ट के अंदर आपने क्या करना है, इनके आयंस जो होंगे उनको आपने काट देना है। देखें तो आयंस तो दोनों तरफ काट गए ना, चार्जेस तो काट गए, क्योंकि 6 जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपने देखा कि वो बैलेंस आउट हो गए, ठीक है। वो बैलेंस आउट हो गए जिसकी वजह से हमने देख लिया कि दोनों साइड पर चार्जेस को हमने बैलेंस कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन वाला खाता ही यहाँ पर हम ख़त्म कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन वाला खाता ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल्स में से उनके साथ। तो यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 3 हाइड्रोजन है, ये कट जाएंगे इन 14 हाइड्रोजन्स के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, H2SO3
साथ में हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बल्कि लिख ही लेते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए, यहाँ पर ये Cr2O7 बच गया, ठीक है, -2 के साथ। और इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन आयंस थे वो 14 थे, उनमें से कितने चले गए, 3 चले गए। तो कितने बच गए हमारे पास, 11 बच के, 11 हाइड्रोजन आइंस, ठीक है। और ये +6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दूसरी साइड क्या बन जाएगा हमारे पास, 2Cr3+ बच जाएगा। साथ में हमारे पास क्या बचेगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल 7 में से चला जाएगा, 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे। साथ में HSO4 नेगेटिव बच जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो कि आपने किससे निकाली है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से निकाली है, जिसको हम सेल मेथड भी कहते हैं। तो ये सिंपल सा स्टेप थे, मैंने आपको बताया। पहले स्टेप में आपने क्या करना होता है, पहले स्टेप में आपने रिडक्शन हाफ सेल और जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उनको निकालना होता है। जब आप वो निकाल लेंगे तो आपने जो अदर देन जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनको बैलेंस करना है, वो भी हमने बैलेंस कर लिए। देन आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ये 2 स्टेट्स होती हैं। अगर एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल मीडियम होगा तो आप वाटर को ऐड करेंगे, अगर आपके पास बेसिक मीडियम होगा तो हाइड्रोक्साइड आयंस को यूज़ करेंगे। तो ये आपने बैलेंस कर लिया यहाँ पर। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया, सिंपली आप हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस डालेंगे, तो वो दोनों साइड पर हमने डाल दिए। और लास्ट स्टेप के अंदर ये होगा कि जो चार्ज है उसको बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करते हैं। तो दोनों साइड पर हम इलेक्ट्रॉन की एडिशन करके चार्ज को बैलेंस कर लेंगे और उन दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ेंगे और हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। अब इस फाइनल इक्वेशन के अंदर जो चार्ज है वो दोनों साइड पर इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो साइन आ रहा है, चार्ज आ रहा है, वो इस साइड पर भी वही आ रहा है, तो लिहाजा ये इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, करेक्ट बैलेंस हुई होगी। ये आप चेक कर भी कर सकते हैं, खुद निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे दोनों साइड पर जो चार्ज है वो इक्वल आएगा। सो ये और लास्ट ये जो इक्वेशन यहाँ पर मैंने लिखी है, ये इक्वेशन आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, ये आप लोगों ने एसिडिक मीडियम के अंदर मुझे बैलेंस करके बतानी है। सो ये आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने कंप्लीटली वन गो के अंदर क्या देखा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर डिस्कस किया है। एक एक सिंगल पॉइंट जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जितनी भी ट्रिक्स बन सकती थी, जितने भी MCQs थे जो आगा खान के अंदर पूछे गए, नम्स के अंदर पूछे गए, ईटा के अंदर पूछे गए, MD कैट के अंदर पूछे गए, वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ऐसे ही कंटिन्यू रखें। अपना 100% दें, रिजल्ट जो है अल्लाह पर छोड़ दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।